गोरी बहन ने छीना काली बहन का पति। रूप और काजल दोनों ही बहनों की एक ही घर में शादी होती है। रूप अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर थी, वहीं काजल अपने नाम की तरह ही बिल्कुल काली थी। शादी होने के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल जाती हैं, जहां उनकी मुंह दिखाई होती है। अरे ओ कांता, आज कैसे ही बिना मुंह दिखाई के घर भेजोगी? अपनी बहुओं का चेहरा तो दिखाओ, हम भी तो देखे जिन बहुओं की तुम इतनी तारीफ कर रही थी, आखिर वो हैं कैसी? अरे क्यों इतनी बेसब्र हो रही हो? इतना बोलकर कांता की बहुओं की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले शर्मिला और सुशीला रूप की मुंह दिखाई करती हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कौन तो सच में बहुत सुंदर है तुम्हारी बहू। अरे बस बस, अब क्या मेरी बहू को नजर लगाकर ही मानोगी क्या? और मेरी एक नहीं दो बहू है, दूसरी को तो देखो, या सिर्फ एक को ही देखती रहोगी? अब शर्मिला और सुशीला दोनों काजल के पास जाते हैं और उसका घूंघट उठाते हैं। काजल को देखते ही शर्मिला बोलती है, अरे ये क्या इतनी काली बहू? कांता, क्या तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या, जो एक बेटे के लिए इतनी गोरी पत्नी और एक के लिए इतनी काली पत्नी लाई है? दोनों सगी बहनें हैं, फिर भी दोनों में इतना फर्क है। चुप करो तुम दोनों, कुछ काम तो है नहीं तुम दोनों को आग लगाने के सिवा। मेरी दोनों बहू मेरे लिए एक बराबर हैं, समझी तुम दोनों? मुंह दिखाई हो गई है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। कांता के इतना बोलते ही सुशीला और शर्मिला दोनों वहां से चली जाती हैं। जहां अमित इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था, वहीं प्रदीप काली पत्नी पाकर बहुत दुखी था। अमित अपनी पत्नी रूप के लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आया करता था, और वहीं प्रदीप अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। रूप, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो। क्या आप भी जब देखो मेरी तारीफ करते रहते हो? अमित और रूप की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन वहीं काजल शादी के बाद भी अब तक कुंवारी ही थी। उसे अभी भी अपने पति के प्यार के लिए तरसना पड़ता था। अरे प्रदीप जी, आप उठ के लीजिए, मैं आपकी चाय लेकर आई हूँ। कितनी बार बोला है अपनी ये काली और मनहूस शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन अब खराब जाएगा मेरा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। काजल को रोता देखकर भी प्रदीप के मन में काजल के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं जागती है। अमित काजल के हाथ से चाय का कप लेकर जमीन पर फेंक देता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। काजल ये सब देखकर बहुत रोती है। काजल अपने साथ इतना सब होने के बावजूद भी घर में सबका ख्याल रखती है। वो एक सर्वगुण संपन्न बहू के सारे फर्ज निभाती है। एक दिन जब काजल सबके लिए किचन में खाना बना रही होती है। काजल देखो, अमित जी मेरे लिए ये सोने के कंगन लेकर आए हैं। कितने सुंदर है ना ये कंगन? हाँ रूप, कंगन भी तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर है। सच में जेठ जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो तो करेंगे ही ना, उन्हें जो इतनी सुंदर बीवी मिली है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ मैं, जो अपने पति को खुश ना रखूं। और वैसे भी प्रदीप मेरे जैसी ही सुंदर पत्नी को डिजर्व करता है, ना कि तुम्हारे जैसी काली पत्नी को। इतना कहकर रूप वहां से चली जाती है। अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इन चारों की वेडिंग एनिवर्सरी का टाइम आ जाता है। पूरा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। अरे कांता, देखो तो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। जी सही कहा आपने, अपना घर आज बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन ये सब है कहाँ जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है? वो चारों ही कहाँ गायब है? कांता और देवेंद्र बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां काजल, रूप और प्रदीप तीनों आ जाते हैं। अरे आ गए तुम सब, लेकिन ये अमित कहाँ रह गया? माँ जी वो आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, अभी वो रास्ते में हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। इतना कहकर बाकी सब बात करने लगते हैं। एक तरफ यहाँ सब अमित का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमित अपनी गाड़ी से घर जा ही रहा होता है कि तभी अमित का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि अमित की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट के पास खड़े लोगों ने अमित के फोन से उसके घर पर कॉल किया और अमित की एक्सीडेंट की खबर उसके परिवार वालों को देते हैं। अमित की एक्सीडेंट की खबर सुनकर सारा परिवार रोते हुए उस जगह पहुंच जाता है। अमित की मौत से तो मानो जैसे रूप की जिंदगी में तूफान सा आ गया हो। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरा यहाँ? रूप को रोता देख प्रदीप अपनी भाभी के पास जाता है और उसे संभालता है। आप रोइए मत भाभी, हम सब हैं आपके साथ।
अपनी देवर की ऐसी हमदर्दी पाकर रूप धीरे धीरे अपने देवर की तरफ आकर्षित होने लगती है और प्रदीप भी अपनी काली पत्नी से परेशान होकर रूप की तरफ आकर्षित होने लगता है। प्रदीप रूप के पीछे इतना दीवाना हो गया कि उसने अपने ऑफिस जाना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रदीप का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और देखते ही देखते एक आलीशान महल से वो सब एक झोपड़ी में आ जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदीप और रूप नहीं सुधरते। उन दोनों की ये हरकत कांता, देवेंद्र और काजल को भी पता चल जाती है, लेकिन वो दोनों इतने बेशर्म थे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमने क्या पाप किया था जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। बेचारी मेरी काजल बहू की तो सारी जिंदगी ही खराब हो गई। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप दोनों मेरे माता पिता की तरह ही हैं और एक बेटी अपने माता पिता को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। काजल एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। काजल की इतनी हाई क्वालिफिकेशन की वजह से उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इतनी बड़ी जॉब की वजह से काजल बहुत खुश होती है। इतनी बड़ी कंपनी में काम करने की वजह से काजल की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा घर ले लेती है और अपने सास ससुर के साथ उसी घर में रहने चली जाती है। प्रदीप और रूप इसी झोपड़ी में रह जाते हैं। गरीबी होने के कारण अब प्रदीप और रूप में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। अरे रूप, बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए खाना ले आओ। मैं खाना कहाँ से लाऊं? तुम कमाओगे तो ही तो मैं खाना बनाऊंगी। तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो मेरे से? मैं भी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ ना, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे इस गरीबी में नहीं रहा जा रहा है। जब तुम जॉब ढूंढ लो तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रूप वहां से चली जाती है। रूप के जाते ही प्रदीप को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने अपने खुद हाथों से अपनी गृह गृहस्थी खराब की है। वो सोचता है कि वो कैसे अब अपनी पत्नी और माँ बाप से माफी मांगेगा, लेकिन अपने दिल में माफी की उम्मीद लिए हुए वो अपनी पत्नी काजल के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको माफ किया। थैंक यू काजल, मुझे माफ करने के लिए। प्रदीप के माता पिता भी अब अपने बेटे को माफ कर देते हैं। काजल और प्रदीप अब हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। उनका परिवार दोबारा पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। यशोदा नाम की औरत ने अपने बेटे वीर की शादी एक काली लड़की मोहिनी से करवा दी। हालांकि यशोदा को भी मोहिनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन दहेज के लालच में वो अपने बेटे की शादी मोहिनी से करवा देती है। पर वीर मोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शादी की पहली रात ही जब मोहिनी वीर से बात करने की कोशिश करती है तो गुस्से में वीर कहता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? अगर मैं तुमसे बात करने की इच्छा नहीं जता रहा तो बार बार क्यों मेरा नाम ले रही हो? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या देखा जो मेरे पल्ले बांध दिया। मैं तुम जैसी काली लड़की को कभी अपनी जिंदगी में पत्नी का प्यार नहीं दे सकता। तुम मुझसे उम्मीद करने की कोशिश मत करना। अरे कहां मैं और कहां तुम काली जैसी। वीर जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, मैं काली हूँ, लेकिन आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। आपको थोड़े दिन अजीब महसूस होगा, लेकिन आप जब मुझसे बात करेंगे तो आप और मैं मिल जाएंगे। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑफिस वगैरह के लोग मुझ पर हंसेंगे कि देख, काली बहू का पति जा रहा है, और अपना मजाक बनता हुआ मैं नहीं देख सकता। इसलिए मुझसे तो दूर रहना। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी माँ ने मेरी। मोहिनी वीर की बात सुनकर बहुत रोती है और उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वीर उसका हाथ झटक कर वहां से चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब अपनी पहली रसोई का वो खाना बनाती है तो सास ससुर के खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन वीर उसके हाथ का बना खाना भी नहीं ले जाता। वक्त गुजरता है। मोहिनी घर का जब काम कर रही थी तो वीर के सामने बार बार आ जाती थी, जो कि वीर को पसंद नहीं आता था। कुछ खाने के लिए भी पूछती थी या उसका कोई काम करती थी तो नाराज हो जाया करता था। एक दिन वीर को लाल कमीज नहीं मिलती है, तभी वो कहता है, अरे यार, आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वही वाली शर्ट चाहिए। क्या करूं? माँ तो है नहीं यहाँ पर और काली कलोटी बीवी से मुझे कहना नहीं है, बट टाइम भी तो नहीं है ना, 10 बजने में 20 मिनट बचे हैं। तभी मोहिनी उसे परेशान होता हुआ देख लेती है, मगर कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप से कमरे की सफाई कर रही थी। फिर वीर कहता है, लगता है इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मोहिनी सुनो, वो मुझे देखो, मेरी मीटिंग है, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से लाल कमीज ला दो। आप 1 मिनट रुक जाइए।
मैं आपको अभी कमीज ला कर देती हूँ। ये कहकर मोहिनी फटाफट से अलमारी से उसे कमीज निकाल कर दे देती है, जिसे पहनकर वो चला जाता है बिना मोहिनी को कुछ कहे। वीर घर के बाहर रहता था और उसे मोहिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी ऑफिस की शीतल नाम की लड़की से अफेयर चलाता है और एक दिन उससे शादी करके घर में ले आता है। ये नज़ारा देखकर मोहिनी बहुत रोती है और राजेश कहता है, अरे बेटा, ये क्या तूने मोहिनी बहू के होते हुए दूसरी शादी कर ली? क्यों? हे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे पति ने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतन ले आए। हाँ, मैं तुम्हारी सौतन ले आया, वो भी गोरी। देखो शीतल कितनी अच्छी है और तुम कितनी काली हो। माँ, पिताजी, आप दोनों ने मेरी जबरदस्ती इस काली लड़की से शादी कराई थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अब शीतल यहीं रहेगी। वीर बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ। सुनो ना, मेरे पैर दबा देना। आई एम सो टायर्ड। हाँ, चलो, वैसे भी मुझे तुम्हारे गृह प्रवेश की उम्मीद नहीं है। वीर, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया था? ये कहकर वीर और शीतल घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक कोने में मोहिनी बहुत रोती है, लेकिन सास ससुर को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यशोदा के इशारों पर मोहिनी के घर के सारे काम कर रही थी, लेकिन शीतल बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन यशोदा ने शीतल से कहा, अरे गौरी बहू, तुम तो बड़ी सुंदर हो। अरे जरा अपने हाथ की चाय बनाकर तो पिला दो, इतने दिन हो गए हैं। व्हाट? मैं और चाय बनाकर पिलाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ही हूँ। आप अच्छी नहीं हो, अपनी बहू की तरह खाली सांवली हो। मुझे नहीं पसंद ऐसी सास। लगता है मुझे ही अपने लिए गोरी सास लानी पड़ेगी। बदतमीज, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुंह से बुढ़िया। तभी शीतल अपने ससुर को अपनी बातों में लाने के लिए सेवा करती है, उसे चाय बनाकर पिलाती है और पैर दबाकर कहती है, अरे पापा जी, माँ जी कितनी बदसूरत है। आप तो बहुत अच्छी पत्नी डिजर्व करते हो। मैं तो कहती हूँ एक बार अभी शादी कर लो। मेरी मम्मी की फ्रेंड है, अंग्रेजन है और बहुत अच्छी है और पैसे वाली भी है। अरे नहीं नहीं बहू, ये ठीक नहीं है। अरे पापा जी, आप एक बार मिलकर तो देख लो, उनसे बहुत अच्छी है मैगी आंटी। इस तरह शीतल काफी बार अपने ससुर को दूसरी शादी करने के लिए भड़काती है और वो अंग्रेजन मैगी बुढ़िया से शादी कर उसे भी घर में ले आता है। ये देखकर यशोदा रोते हुए कहती है, हे भगवान, राजेश जी, आपने क्या किया? अरे आप तो इतने बूढ़े हो और इस उम्र में शादी कर ली। शर्म नहीं आई अंग्रेजन बुढ़िया को पत्नी बनाकर ले आए। आप मेरी जगह, मैं बता रही हूँ, आप बहुत पछताएंगे। अब मुझे अपनी बहू का दर्द समझ आ रहा है। अरे मैंने भी अपने बेटे की तरह दूसरी शादी कर ली। अब तुम मुझसे दूर रहो यशोदा, मेरी पत्नी अब मैगी है। पापा जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ जी में तो कोई कमी नहीं है, फिर आपने क्यों शादी करी और उनकी अंग्रेजन सौतन ले आए? बहू, मैं तुम्हें कोई जवाब देना नहीं चाहता। आओ मैगी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। एक तरफ सास बहू गले लगकर रो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दोनों की सौतनें अपने पति पर हक जमाती हैं और उनसे घर का काम करवाती हैं, लेकिन उनके लिए न खाना बनाती हैं न कुछ करती हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो बाहर एक साथ घूमती हैं, क्लब जाकर नशा करती हैं। अरे वाह नहीं सासू माँ, आपको सच में मेरे बुढ़े ससुर जी पसंद है क्या? नो 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 वे, मैं तो बस खुश दिन की अय्याशी के लिए यहाँ आई हूँ। ओह, वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? मैं भी वीर को इसी तरह बेवकूफ बना रही हूँ। वीर से भी ज्यादा अमीर बॉयफ्रेंड है मेरा और मैं तो कल उससे मिलने भी जाऊंगी। मैं भी अपने हस्बैंड से मिलने जाऊंगी कल। उनकी ये बात मोहिनी और यशोदा छुप कर सुन लेती हैं और कहती है, देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है और ये दोनों हमारे पतियों को बेवकूफ बनाकर लूट कर चली जाएंगी। हमें कैसे भी करके उनके सामने सच्चाई लानी होगी। बिल्कुल ठीक कहा था बहू तूने। अच्छा हुआ जो तू यहाँ इनका पीछा करके ले आई, वरना कैसे पता चलता कि ये क्या चाहती हैं। लेकिन उनको कैसे बताए? आपने उन दोनों की बात सुनी? वो कल दोनों अपने पति और बॉयफ्रेंड से मिलने जाएंगे। बस कल हमें इनका भंडा फोड़ना है
अपने पतियों को लाकर। ऐसा कहकर दोनों घर जाती हैं और अपने पतियों को उनकी नई बीवियों की सच्चाई बताती हैं, जिस पर दोनों विश्वास नहीं करते। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैगी तो बहुत अच्छी है। नहीं, शीतल मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। अगर आप दोनों को विश्वास नहीं हो रहा तो कल आप खुद सच्चाई जान लेना। तभी दोनों सास बहू एक दूसरे को देखती हैं और अगले दिन जब वो दोनों घर से बाहर निकलती हैं और अपने आशिक से मिलने जाती हैं तो राजेश और वीर अपनी आंखों से ये सच्चाई देख लेते हैं, जिनके बाद उन्हें धक्का लगता है और वो उन दोनों से कहते हैं, शीतल, तुम मुझसे इतनी बड़ी बेईमानी करोगी मैं ये सोच भी नहीं सकता था। अरे मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी माना, तुम्हारे चक्कर में मैंने मोहिनी का दिल दुखाया और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो। और मैगी, तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया। हाँ तो क्या हुआ, ये जो भी हुआ है सब शीतल का खियदरा है। मुझे माफ कर दो यशोदा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और तुम मैगी, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हमें भी तुम लोगों के साथ नहीं रहना। घर में आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम दोनों का सामान लाए हैं, निकलो अब। तभी मोहिनी और यशोदा अपनी सौतनों के मुंह पर उनका बैग मारती हैं, जिसके बाद वो दोनों उनके पतियों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती हैं और वो माफी मांगकर अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।